ऑप्टिकल आइसोमरेज स्टार्ट कर दिया था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान सुनेंगे, सही ना। ऑप्टिकल आइसोमरेज लास्ट टाइम हमने स्टार्ट कर दिया था, उसमें हमने स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन और ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन, उसके न्यूमेरिकल्स भी कर लिए थे। स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन और ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन, इसके न्यूमेरिकल्स भी हमने ट्राई किए थे और इसका कंसेप्ट सीख लिया था। अभी आज नोट करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, एक तो ये सीखेंगे, और दूसरा कौन से वेज हैं जिसके थ्रू हम ऑप्टिकल रोटेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो लेटेस्ट मेथड्स हैं चाहे ओल्ड मेथड्स हैं, सब डिस्कस करेंगे उसको। लेकिन पहले स्टार्ट करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, तो रिप्रेजेंटेशन जो मॉलिक्यूल का है वो हो सकता है, पहला फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन जो है वो फिशर प्रोजेक्शन, जिसको 2D व्यू भी कहते हैं, फिशर प्रोजेक्शन। दूसरा इंपॉर्टेंट वेज एंड डैश प्रोजेक्शन, वेज एंड डैश प्रोजेक्शन। और तीसरा, ये भी मैं इधर ही बताऊंगा, एक्चुअल में कंफर्मेशंस का पार्ट है जो 11th क्लास के लिए है, लेकिन वो इधर ही करेंगे ताकि सबके रिप्रेजेंटेशन एक साथ सीख सकें। तो तीसरा रिप्रेजेंटेशन जो है वो है न्यूमैन प्रोजेक्शन, और फोर्थ सॉहर्स, ताकि किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए हर एक को निकालना चाहिए, सॉहर्स प्रोजेक्शन, सही ना, सॉहर्स फॉर्मूले रिप्रेजेंटेशन। तो ये चार, इनको हम कंफर्मेशंस की फॉर्म में कहेंगे, कंफर्मेशंस। तो इसको फिशर प्रोजेक्शन, ये, हाँ बोलो सर। ये वेज एंड क्या लिखा है? डैश, DASH, वेज एंड डैश, न्यूमैन प्रोजेक्शन, सॉहर्स प्रोजेक्शन, ये चार तरीके के रिप्रेजेंटेशन है मॉलिक्यूल के। तो अब पहला फिशर प्रोजेक्शन हमने पढ़ा हुआ है, फिशर प्रोजेक्शन हमने किया हुआ है, जैसे ये, और ये कोई भी रिप्रेजेंटेशन है सबको फिशर फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। प्रायोरिटी ऑफ जो ग्रुप्स हैं या एटम्स हैं वो पहले सिखा चुका तुम्हें, जैसे मैंने अगर ये दिया तुम्हें CH3 OH HCOH, मैंने तुमसे पूछा कि ये R है कि S है, ये सबको पता है ना सबको, ये R है कि S है, सीधा सीधा हम क्या देंगे, प्रायोरिटी देंगे, जल्दी से बोलेंगे आंसर क्या आएगा। ये किसने दिया आंसर, नाम लिखा नहीं है प्रॉपर, कुणाल क्या? सॉरी सर, यस सर मैं हूँ सर। हाँ मैं एक सेकंड चेंज करता हूँ। हाँ चेंज कर रहे हो। तो हाँ OH और सबने, CH3 को नहीं। हाँ देखो उधर 1 देंगे इसको, 2 इसको, और 3 इसको, यही देंगे ना, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर प्रायोरिटी देंगे, पहला एटम कौन सा अटैच्ड है उसकी बेसिस प्रायोरिटी देंगे, पहला सेम है तो दूसरा एटम चेक करेंगे। तो इसलिए पहला इसमें O है, इसमें पहला C है, थर्ड में भी पहला C है, तो हम देखेंगे C के साथ O अटैच्ड है, इधर C के साथ H अटैच्ड है, इसलिए 1 2 3 प्रायोरिटी दे दी। और लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है, लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है, इसलिए आंसर जो आएगा उसको उल्टा कर देंगे। हम ऐसे जा रहे थे, जाएंगे कैसे, इसका जस्ट ऑपोजिट, तो ये क्या आ जाएगा S। इसकी मिरर इमेज क्या होगी, एनेंशियोमर। हाँ एनेंशियोमर, उसको हम क्या बोले, ये R होगी, होगा जो 50-50 होंगे। हाँ ये R आएगा, और इन दोनों को हम बोलते हैं एनेंशियोमर्स, जो कि मिरर इमेजेस होते हैं। एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, मिरर इमेजेस, क्लियर। एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, मिरर इमेजेस, और नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। अगर इस मॉलिक्यूल को मैं उठा करके डायरेक्टली इस मॉलिक्यूल पर रखूंगा तो CH3 के ऊपर H आएगा, H के ऊपर CH3 आएगा, इसलिए ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है, समझ गया कि नहीं। ये CH3 के ऊपर H आएगा और H के ऊपर CH3 आएगा, डायरेक्टली उठाकर एज इट इज उठाकर इसके ऊपर रख दो तो क्या आएगा, CH3 के ऊपर H और H के ऊपर CH3, इसलिए ये क्या मानेंगे हम, नॉन सुपर इम्पोजिबल। एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, स्टीरियोआइसोमर्स विच आर मिरर इमेजेस एंड आर नॉन सुपर इम्पोजिबल। ये ध्यान रखना चीज का कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होने चाहिए, ऐसा नहीं कि ऑप्टिकली एक्टिव ही नहीं है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए और ये भी क्या होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव। दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव, तभी एनेंशियोमर्स माने जाते हैं, नहीं तो नहीं माने जाएंगे, सही ना। दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होने चाहिए। और 50% R लेंगे 50% S लेंगे तो क्या बन जाएगा, रेसिड्यू मिक्सचर। ये फिशर रिप्रेजेंटेशन सबको आता है ना, फिशर वाला सबको आता है ना। यस सर।
अच्छा ये एंगल कितना है? 90। ये 90 होगा 11th वाले बच्चों में से, सबको पता है ना ये? यस सर। 12th, हाँ 12th वाले बच्चों में से 12th वाले बच्चे आंसर करेंगे 90 डिग्री होगा एंगल ये। सर 90 कैसे हो सकता है ये? हाँ तो कितना होगा एंगल? सर 120 से कम या ज्यादा होगा ये, बिकॉज 120 से कम ज्यादा कैसे हो गया? सर ये लक्ष्य, लक्ष्य एंगल बोल कितना होगा ये? लक्ष्य दक्ष 90 क्यों बोल रहा है मुकुल तू? सॉरी सर ये आपने सिर्फ सिर्फ 90 वाला बनाया है ना? हाँ तो बनाया, मैं तो बनाऊंगा इसको। सर ये सर एंगल 109 मुझे कितना लगा आएगा? कि आप 90 बता रहे थे। कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट्स का एंगल। ये रिप्रेजेंटेशन है सिंपली एक, सही ना? ये रिप्रेजेंटेशन है मॉलिक्यूल का। हॉरिजॉन्टल वाले जो होते हैं, ध्यान रखना, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं वो नंबर ऑफ कायरल सेंटर पे डिपेंड करेंगी। कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी, जितने कायरल सेंटर्स होंगे। और हॉरिजॉन्टल जो लाइंस हैं दे आर टुवर्ड्स द व्यूअर, ये तुम्हारी तरफ आ रही हैं, ये ग्रुप्स हैं तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। और जो इस पे है ये तुमसे दूर जा रहे हैं। मतलब ये कुछ ऐसे सोच लो तुम। यहाँ पे आ गया Me यानी CH3, यहाँ आ गया H, ये तुम्हारी तरफ आ रहे हैं दोनों। और ये वाला आ गया OH और ये CO है, ये तुमसे दूर जा रहे हैं। हॉरिजॉन्टल आर टुवर्ड्स द व्यूअर एंड वर्टिकल लाइंस अवे फ्रॉम द व्यूअर। वर्टिकल पे जो है वो अवे फ्रॉम द व्यूअर है। ये भी ये बताऊंगा मैं आगे, बस इतना ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल वाले टुवर्ड्स द व्यूअर और वर्टिकल वाले अवे फ्रॉम द व्यूअर। तो इस चीज को भी ध्यान रखना। अभी यहाँ तुम्हें जो मैंने बताया फिशर रिप्रेजेंटेशन सिंगल कायरल सेंटर अगर है, समझ आ गया कि नहीं? समझ आ गया कि नहीं ये? यस सर। नेक्स्ट देखेंगे। आप देखो इसके अंदर बताएंगे। चलो टार्टरिक एसिड ले लेते हैं ताकि याद रह जाए कि टार्टरिक एसिड था। ये टार्टरिक एसिड लिया। ये क्या है? टार्टरिक एसिड, सही ना? टार्टरिक एसिड। तो ये टार्टरिक एसिड है और इसके अंदर मैं ना बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो भी यूज होती है ना इसमें ऑप्टिकल में, वो भी यूज करता रहूंगा यहाँ पे। जैसे मैंने बताया तुम्हें अभी एनेंशियोमर क्या होते हैं, जैसे मैंने तुम्हें बताया रेसीमेट या रेसी मिक्सचर क्या होता है, ऐसे अभी मीजो भी आएगा, मैं वो भी बता दूंगा तुम्हें मीजो क्या चीज है। तो अब इसके अंदर पहले निकालेंगे आर है कि एस है, वो निकालो जल्दी से। ये किसने निकाला है? कुणाल ने। यस सर। चलो निकाल लिया सबने? सर कंपाउंड का बता रहे हैं ना पूरे? हाँ 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 क्या बताऊं? सर आ रहे। निकाल लिया ये? सर पूरे कंपाउंड में तो कोई रोटेशन नहीं होगी फिर तो। हाँ देखो उधर ये आ गया ऊपर अगर इस पे निकालना है, इस वाले कारण पे, पहले कारण पे निकालना है, इस कारण पे। मैंने तुम्हें तरीका पहले भी बताया हुआ है कि हम कैसे निकालते हैं इसको। देखो फर्स्ट कार्बन निकालना है अगर मैं, यानी ये वाला कार्बन, नंबरिंग देनी है आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग। इस पे निकालना है जो कि सेकंड कार्बन है, तो इस पे 1 इसको देंगे, 2 देंगे इसको, सी के साथ 3 O है, 1 पहले दिया O वाले को, फिर 2 दिया, सी के साथ 3 O थे, फिर नीचे दिया 3 इस कार्बन पे, क्योंकि इस कार्बन के साथ देखो ये लिखा मैंने सी, ऊपर COOH, नीचे इधर हॉरिजॉन्टल पे OH, लेफ्ट पे H, और नीचे क्या है CHOH COOH। नहीं समझ आई बात? आगे समझ के नहीं है?
यस सर। तो अब इसमें 1 देंगे, इसको ध्यान देंगे, 1 दिया ओ को, 2 दिया सी के साथ 3 ओ को, 3 दिया सी के साथ 1 ओ को। तो 1 2 3 हम कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो हो क्या जाएगा आर, समझे कि नहीं, 2 पे आर आया, आर की नहीं 2 पे। यस सर। अब 3 पे निकालना है, तो 3 पे चेक करो, 3 पे नीचे COOH है, इधर OH है, ऊपर है CHOH COOH, इधर H। तो क्या आ जाएगा, 1 देंगे इसको, ध्यान देंगे, अब 1 दिया O को, 2 दिया COH को, 3 दिया S को, 1 2 3 हम कैसे जा रहे हैं, R की तरफ जा रहे हैं, हो क्या जाएगा S। नहीं समझी बात, क्योंकि H हॉरिजॉन्टल पे, लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल Yes, पे sir. होगी तो उल्टा कर देते हैं, तो इसलिए आंसर आ जाएगा S। ध्यान देंगे, ये आ गया आंसर, ये इस तरह से आ जाएगा, समझिए नहीं। तो ये क्या गया, 2R 3S, कोई डाउट, कोई डाउट तो नहीं है। नहीं है सर। इसी मॉलिक्यूल के अंदर एक पार्ट की रोटेशन, इसी मॉलिक्यूल के अंदर एक पार्ट की रोटेशन दूसरे पार्ट की रोटेशन को एग्जैक्टली कैंसिल करेगी कि नहीं, यस सर यस करेगी। सर, कर देगी। करेगी, हाँ, कर देगी ना। मान लो नीचे अगर NH2 होता, तब क्या कैंसिल करती, अगर रोटेशन ऑपोजिट भी होती तो नो नहीं सर। करती सर। नहीं करती। तो उस केस में तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, इस केस में ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। इस केस में ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, जबकि इसके पास कार्य सेंटर है कि नहीं, बोलो। यस सर। यस सर। तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, जो दो इट इज हैविंग 2 कार्य सेंटर्स, ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं मीजो कंपाउंड, जिसके पास कार्य सेंटर पहले हो, फिर कोई एक एलिमेंट हो सिमेट्री का, चाहे वो POS हो या COS हो, समझ गए कि नहीं, ये इन्हें बोलते हैं मीजो कंपाउंड्स। मीजो कंपाउंड में क्या है, स्टीरियोआइसोमर विच हैज एटलीस्ट 2 कार्य सेंटर्स, विच हैज एटलीस्ट 2 कार्य सेंटर एंड POS और COS और बोथ। पहली कंडीशन, 2 कम से कम कार्य सेंटर होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन POS या COS हो या दोनों एक साथ हो, समझ गए कि नहीं, ये देखो इसमें POS है कि नहीं, ये रहा, रोटेशन से तो मैंने तुम्हें बता दिया कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, रोटेशन एक दूसरे को कैंसिल करना है, ये है, लेकिन इसके पास POS प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, देखो है कि नहीं है, इधर OH के नीचे OH, H के सामने H, COH के सामने COH, नहीं समझ बात, यस सर। समझ आ गया कि नहीं है। यस सर। यस तो सर। क्या इसकी मिरर इमेज बनेगी, क्या इसकी मिरर इमेज बनेगी, नो सर। क्यों नहीं बनी, सर सिमेट्री है उसमें। क्योंकि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यस सर। क्योंकि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सर तो आपने इन POS और COS बोला था, COS की फुल वो मैं फॉर्म बता, क्या है? वो प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, वो लेना है डिटेल में, उसको डिटेल में लेना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अच्छा, ये कंपाउंड ने बनाया, ये दोनों कंपाउंड्स क्या है, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड कंपाउंड्स क्या है, एनेंशियोमर्स। एनएनसीमर्स। किसी को डाउट तो नहीं है 11 साल बच्चों में से, सर ये नहीं होंगे। हाँ किसने बोला ये, विधि। हाँ बहुत अच्छे विधि, ये एनएनसीमर्स कभी नहीं हो सकते, क्योंकि ये दोनों कंपाउंड्स फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, आइडेंटिकल, इनको बोलते हैं होमोमर्स। फर्स्ट एंड सेकंड कंपाउंड्स आर आइडेंटिकल एंड आर कॉल्ड एज होमोमर्स, आर होमोमर्स। अभी तो बताया मैंने, इसकी मिरर इमेज नहीं बनेगी क्योंकि ऑप्टिकली इनएक्टिव है फर्स्ट वाला, दोनों क्या है, होमोमर्स, कोई डाउट तो नहीं है, ये एक ही कंपाउंड है दोनों। मुकुल थोड़ा सोच समझ के आंसर दिया करना। यस सर। मिरर इमेज किसकी बनती है, ऑप्टिकली एक्टिव वालों की। एक्टिव की, जो ऑप्टिकली एक्टिव है उसी की मिरर इमेज बनेगी, और वही होगा रिजॉल्वेबल, मतलब उसकी रिजॉल्वेबल इनटू डी एंड एल फॉर्म्स, रिजॉल्वेबल भी। अब ये कंपाउंड फर्स्ट क्या रिजॉल्वेबल है,
नहीं है ये टर्म, सर। हाँ टर्म्स याद रखो, टर्म्स याद रखो, आगे क्लियर करूंगा सारी चीज, रेजोल्यूशन के अंदर क्लियर करूंगा इसको भी। रिजॉल्वेबल का मतलब क्या है, रिजॉल्वेबल इनटू डी एंड एल फॉर्म्स, जैसे मैंने पीछे बताया ना तुम्हें, ये तो ये वाला कंपाउंड रिजॉल्वेबल है कि नहीं? यस सर ये है। ये रिजॉल्वेबल है क्योंकि इसके मिरर इमेज बन रही है। जो ऑप्टिकली एक्टिव है वो रिजॉल्वेबल होगा, जो ऑप्टिकली एक्टिव है वो रिजॉल्वेबल होगा। नेक्स्ट देखेंगे। अब मैंने तुम्हें बता दिया यहाँ पे कि क्या चीज है, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है वो भी एक्सप्लेन कर दिया। मीजो कंपाउंड क्या होता है उस कंडीशन याद रखना, कम से कम 2 कार्य सेंटर होने चाहिए और सेंटर ऑफ सिमेट्री या फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, कोई भी एक एलिमेंट सिमेट्री का होना चाहिए। अब एक कंपाउंड मैं ऐसी का ले रहा हूं, सपोज ये ले लिया मैंने। अभी हम फिशर रिप्रेजेंटेशन ही पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना इसका। एच ओ एच एच ओ एच सी ओ एच, ये फर्स्ट कंपाउंड था। अगर ये तो बनेगा ही नहीं। अब इसमें बताओ, इसमें क्या आ रहा है, आर और एस में क्या आ रहा है, कौन सी फॉर्म आ रही है चेक करो। जल्दी निकालो उसका आंसर, क्या आ रहा है इसमें। चलो कुणाल ने निकाल लिया। देखो अब इसमें क्या है, तुमने ऊपर निकाला है, इसका आर आया था कि नहीं? इसका आ रहा है तो इसका भी तो आ रही आएगा। चेक किया करो हमेशा, जब एक ही कंपाउंड के बना रखे हो, एक ही कंपाउंड के बना रखे हो तो चेक किया करो हमेशा। समझ आ गया कि नहीं? है 11 वाले बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं कि 2 पे आ रहेगा? यस सर आ रहा है। यस सर। 1 2, इसमें कहीं से भी 1 2 कर सकते हैं। 2 पे आ रहा है, अब 3 पे निकालना है। ऊपर से कंपेयर करो, 3 यहाँ पे है, ये यहाँ पे एच ओ एच है, लेफ्ट पे एच है, राइट पे ओ एच। मेरे को अगर डायरेक्ट निकालना है, ये वाला पार्ट सेम था, ये वाला पार्ट क्या था, इतना पार्ट सेम था, इसीलिए मैंने इसको 2R लिख दिया डायरेक्ट। 3 पे सिर्फ एक चेंज हुआ है कि नहीं, इस कायरल सेंटर पे एक ही चेंज हुआ है कि नहीं? यस सर। एक चेंज होगा तो हमेशा उल्टा हो जाएगा आंसर। यहाँ पे 3 पे एस आया था, यहाँ पे क्या था, 2 पे आर 3 पे एस था। अब क्या हो जाएगा, 2 पे आर 3 पे आर, कोई डाउट? 3 पे भी आ रहे हैं। यस सर। नो सर। 2 पे आर 3 पे आर टाटारिक एसिड, 2 पे आर 3 पे आर टाटारिक एसिड। अब इसकी मिरर इमेज जो बनेगी, ध्यान देंगे इसकी मिरर इमेज। बहुत सोच समझ के सारी लाइन नोट करना और आंसर जरूर करो यहाँ क्लास में, तो ही सीख पाओगे। ऑप्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आइसोमेरिज्म का। देखो सर, अब इसमें निकालना है मेरे को। अब ये मेरे को आंसर तो पता ही है, 2s 3s आएगा, कोई डाउट तो नहीं है? ये 2 पे आर 3 पे आर, ये क्या है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ये सेकंड कंपाउंड, इज दिस सेकंड कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट? 11th वाले बच्चे आंसर करेंगे। सेकंड कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं? इसकी रोटेशन आ रही है एक डायरेक्शन में कि नहीं? सर एक में नहीं आ रही। एक में नहीं आ रही। और कोई बच्चा 11th वाला? नहीं एक में। 11th वाला कोई और बच्चा? रितिका बोलो, रितिका अनन्या, तुम लोग आंसर ही नहीं करते, नहीं सीख पाओगे कभी भी। आंसर बोला करो। ये एक डायरेक्शन नहीं है, देखो इधर, ये भी गया क्लॉकवाइज और ये भी गया क्लॉकवाइज, तो ये तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। नहीं समझ आई बात? ये 2R 3R तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। नहीं समझ आई बात? बोलो मुकुल। यस सर आई आई सर आई। तू गलत आंसर देता है, बस तू बोलता है ये मेरे को अच्छा लगता है, लेकिन गलत देता है मैक्सिमम आंसर। 2R, ये तो दिख रहा है ना तेरे को, देख 2R 3R, ये क्या यस ऑप्टिकली सर वो एक्टिव? हाँ यस अब सर। हाँ 2R 3R ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इसीलिए इसकी मिरर इमेज बनेगी और वो क्या होगी, 2S 3S। कोई डाउट? नहीं सर। 2S 3S, इसकी रोटेशन ऐसे जाएगी, ये इधर तो ये इधर, है ना, एंटी क्लॉकवाइज।
क्लॉकवाइज नहीं चल रहा है, ये क्या चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। 2s 3s दोनों क्या है? एनेंशियोमर्स। कोई डाउट? नहीं है सर। ध्यान देना इधर, ध्यान देना इधर। सेकंड और थर्ड, मैं ऊपर एक चीज लिख रहा हूं अभी, सेकंड और थर्ड, या ऐसे इसको मैं क्रॉस कर लेता हूं, बट एक मिनट को इसमें बताना जरा, एनेंशियोमर्स कौन से हैं, डायस्टीरोइसोमर्स कौन से हैं, होमोमर्स कौन से हैं? सही है, बोलो। फर्स्ट, चलो ये बताओ, सेकंड और थर्ड क्या है? एनेंशियोमर्स कौन से हैं इसमें, बताओ जरा। पेयर्स की बात कर रहा हूं मैं, सेकंड भी एनेंशियोमर है, थर्ड भी एनेंशियोमर है, मैं एनेंशियोमर पेयर्स की बात कर रहा हूं। कौन कौन से हैं पेयर्स जो एनेंशियोमर्स हैं, सेकंड और थर्ड? जैसे सेकंड थर्ड है। सेकंड थर्ड आ रहे हैं एनेंशियोमर्स। फर्स्ट और सेकंड क्या है? ओ फर्स्ट और सेकंड क्या है? ये मिरर इमेजेस तो नहीं है ना? तो डायस्टीरियोइसोमर्स। हाँ, ये दोनों हैं डायस्टीरोइसोमर्स, फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें डाउट तो नहीं है किसी को? जो कि एक ही कंपाउंड के स्टीरियो आइसोमर तो हैं, जो स्टीरियो आइसोमर तो हैं, लेकिन क्या है? मिरर इमेजेस नहीं है। स्टीरियो आइसोमर्स तो हैं लेकिन मिरर इमेजेस नहीं है, तो इन्हें क्या बोलते हैं? डायस्टीरियो आइसोमर्स। समझ गए कि नहीं? डायस्टीरियो आइसोमर्स नोट कर लेंगे एक बार जल्दी से। नोट कर लिया कि नहीं? नोट कर लिया है? यस सर। Yes, sir. फर्स्ट एंड सेकंड आर डायस्टीरियो आइसोमर्स। ऐसे ही फर्स्ट और थर्ड क्या है? फर्स्ट और थर्ड क्या है? डायस्टीरोइसोमर्स। हाँ, फर्स्ट एंड थर्ड भी क्या है? डायस्टीरियो आइसोमर्स। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। अच्छा, अब क्या इनमें कोई होमोमर्स या आइडेंटिकल कंपाउंड्स हैं? नो सर। नहीं सर, होमर्स नहीं है। होमोमर्स कोई नहीं है। जो मैंने पहले बनाया था वो समझ गए थे ना? नॉट पॉसिबल, यस सही ना? हाँ, नॉट पॉसिबल, ये ध्यान रखना है। अच्छा, एक बार ना डिफरेंस नोट कर लेंगे 12th क्लास के लिए, तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। एनेंशियोमर्स और डायस्टीरियोइसोमर्स में डिफरेंस नोट करेंगे जल्दी से। एनेंशियोमर्स की डेफिनेशन मैंने प्रॉपर बता दी तुम्हें। एनेंशियोमर्स क्या होते हैं? एनेंशियोमर्स क्या थे? स्टीरियोइसोमर्स विच आर, बोलो, एनेंशियोमर्स क्या थे? which are not their mirror images. मिरर इमेजेस होते हैं, क्या बोल रहा है कुणाल? एनेंशियोमर्स क्या थे? स्टीरियोइसोमर्स विच आर मिरर इमेजेस एंड आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। सुपर। मैंने तुम्हें डेफिनेशन हाँ लिखवा दी। नो। which are mirror images and are non superimposable are called as enantiomers। लाइन डाल के डिफरेंस लिखना। दूसरा पॉइंट क्या था? और डायस्टीरियोइसोमर्स क्या है? बताओ, डायस्टीरियोइसोमर्स क्या है? स्टीरियोइसोमर्स तो हैं बट दे आर नॉट मिरर इमेजेस। स्टीरियोइसोमर्स तो हैं बट आर नॉट मिरर इमेजेस। समझ गए कि नहीं? ये Yes sir. कोई डाउट? No sir. चलो ध्यान सुनना। अब दूसरा पॉइंट नोट करेंगे एनेंशियोमर्स और डायस्टीरियोइसोमर्स में। तुम अपने दिमाग में फिगर रखना कि क्या चीज है। देखो, जैसे मैंने लिखा सिसब्यूटुइन और ट्रांसब्यूटुइन, ये दोनों भी क्या है? ये दोनों भी क्या है? डायस्टीरियोइसोमर्स। देखो, ये स्टीरियोइसोमर्स हैं दोनों की नहीं? सिस Yes, और sir. ट्रांस, ये यस सर है। हाँ है ना? स्टीरियोइसोमर्स तो दोनों है। कौन से हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। क्या ये मिरर इमेजेस है? Yes sir. हाँ, तो इसलिए ये भी क्या होंगे? डायस्टीरियोइसोमर्स। याद रखना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दे आर आल्सो कॉल्ड एज डायस्टीरियोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी डायस्टीरियोइसोमर्स होते हैं। कोई डाउट? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी क्या होते हैं? डायस्टीरियोमर्स। कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. नहीं है sir. सही ना? अच्छा, अब नेक्स्ट नोट करना है इसी के अंदर। मैं तुम्हें लिखवा रहा हूं डिफरेंस, किसमें? एनेंशियोमर्स में और डायस्टीरियोइसोमर्स में। पहला लिखवा दिया, ये मिरर इमेजेस होते हैं। पूरी डेफिनेशन लिखना तुम लोग, ऐसे मत लिख देना ये नॉन मिरर इमेजेस है, ये नॉन मिरर इमेजेस है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। दूसरा पॉइंट लिखना, एनेंशियोमर्स की सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं।
सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सरफेस टेंशन, डेंसिटी, समझिए कि नहीं है? तो ये सारी प्रॉपर्टीज क्या होती है, एनहांसर्स की सेम होती है, इनकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, इनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। स्पेशली बॉइलिंग पॉइंट मैं यूज करूंगा बहुत ज्यादा। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब डिफरेंट है। तो इसलिए ये तो दे कांट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, कांट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, कैन बी सेपरेटेड, कैन बी सेपरेटेड। सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत बार यूज करूंगा इनको क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है। सो कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये यूज करूंगा, या फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि सॉल्युबिलिटी डिफरेंट है तो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू भी सेपरेट कर सकते हैं और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है। एक का फ्रैक्शन पहले मिल जाएगा क्योंकि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, और दूसरे का फ्रैक्शन बाद में मिलेगा। कोई डाउट? कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। थर्ड पॉइंट है जो एनहांसर्स होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे हमेशा, बोलो। यस सर। यस सर। ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और ऑप्टिकल आइसोमर्स ही होंगे। नेक्स्ट, जो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स मतलब जैसे ऑप्टिकली एक्टिव हो या मीसोफॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव है लेकिन है तो ऑप्टिकल आइसोमर, मीसोफॉर्म है ऑप्टिकली इनएक्टिव लेकिन है ऑप्टिकल आइसोमर। अब जो ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे हमेशा, क्या ये डायस्टीरियो आइसोमर्स हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होंगे? नो सर। हाँ, अभी बताया ना सिस और ट्रांस। सिस और ट्रांस तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, सिस और ट्रांस क्या ऑप्टिकली एक्टिव हैं? नो सर। इसलिए ध्यान रखना। थर्ड, ये ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकते हैं और ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकते हैं। ब्रैकेट में लिख देना यहाँ पे सिस ट्रांस, ताकि दिमाग में रहे कि ये भी सिस ट्रांस भी क्या है, डायस्टीरियो आइसोमर्स। तीसरा पॉइंट समझ आ गया? आगे सर। फोर्थ पॉइंट, ये हमेशा ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, या तो एक्टिव होंगे या इनएक्टिव। दे विल ऑलवेज बी ऑप्टिकल आइसोमर्स, दे आर ऑलवेज ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये हमेशा ऑप्टिकल आइसोमर्स है। फोर्थ, ये क्या होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कोई डाउट? बोलो। नहीं सर। समझ आ गया पॉइंट की नहीं? यस सर। अच्छा, ये जो डिफाइन होंगे ये कितने कार्य सेंटर के लिए डिफाइंड है? सर एटलीस्ट वन। हाँ, डिफाइंड फॉर वन कार्यल कार्बन ऑल्सो, है ना, डिफाइंड फॉर वन कार्यल कार्बन एंड मोर, सही ना, डिफाइंड फॉर वन और मोर कार्य सेंटर, ऐसे लिख देना, डिफाइंड फॉर वन और मोर कायरल सेंटर्स। सी डॉट सी मतलब कायरल सेंटर्स। और ये कितने के लिए डिफाइंड होगा? मोर देन 2। मिनिमम 2। तब भी हाँ, डिफाइंड फॉर एटलीस्ट 2 कायरल सेंटर्स, डिफाइंड फॉर एटलीस्ट 2 कायरल सेंटर्स। समझ आ रहा है डिफरेंस की नहीं? सिस ट्रांस से अलग बात है, उसमें तो कायरल सेंटर है ही नहीं ना। यस सर, तो एटलीस्ट 0 नहीं आना चाहिए। अच्छा, कैन बी डिफाइंड आएगा, वो कायरल सेंटर की बात कर रहे हैं ना, अभी कायरल सेंटर की बात कर रहे हैं इसलिए। तो ये, और एक देखते हैं, एक क्या देखते हैं, एग्जाम्पल। छठा पॉइंट अगर तुम चाहो तो एग्जाम्पल टार्टेरिक एसिड वाला, जो मैंने 3 कंपाउंड बनाए थे, टार्टेरिक एसिड के 3 बनाए थे कंपाउंड, वो एग्जाम्पल दे सकते हैं। यस सर। समझ आया एनहांसर्स और डायस्टीरियो आइसोमर्स में डिफरेंस? यस सर। किसी को डाउट कोई? ये बेसिक टर्म्स भी साथ साथ यूज कर रहा हूं मैं फिशर प्रोजेक्शन के अंदर ही। एनहांसर्स यूज कर लिया मैंने, डायस्टीरियो आइसोमर्स यूज कर लिया मैंने, रेशमी मिक्सचर यूज कर लिया है, और मीसोफॉर्म यूज कर लिया है। मीसोफॉर्म के अंदर एक वर्ड मैं और यूज कर लेता हूं अभी, इंटरनल कंपनसेशन और एक्सटर्नल कंपनसेशन। रेशमी मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव है, इनएक्टिव है?
बोलो। सर इनएक्टिव होता है क्योंकि 50-50% होता है ना दोनों। हाँ देखो, एक की रोटेशन ऐसे है, एक की रोटेशन अगर एस है, ये एस है रोटेशन, तो दूसरे की रोटेशन आर है, दोनों सेम कंपाउंड है, दोनों एक दूसरे की रोटेशन को कैंसिल कर देंगे कि नहीं? एक Yes. ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे की रोटेशन क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो ये मिक्सचर क्या होगा? रेसिमेट, ऑप्टिकली इनएक्टिव। मिक्सचर क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा कि Inactive. नहीं? Yes, sir. ये अलग अलग मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है? अलग अलग अलग-अलग। मॉलिक्यूल से हो रहा है, अलग अलग से। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन। इस टर्म को क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल कंपनसेशन। समझे कि नहीं? एक्सटर्नल कंपनसेशन, कैंसिलेशन ऑफ रोटेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल बाय द अदर, leading to optical inactivity. This is called as external compensation. Racemic mixture is optically inactive due to external compensation. ये वर्ड बोलते हैं कई बार। Racemate is optically inactive due to external compensation. और वो क्या है? Cancellation of rotation of one molecule by the other. Cancellation of rotation of one molecule by the other, leading to optical inactivity. समझ आ गया कि नहीं ये? यस सर। बोलो। अच्छा, अब बताएंगे जो मीजोफॉर्म है, ये एक्टिव है इनएक्टिव है? ये एक्टिव है इनएक्टिव? फास्ट दो आंसर, नहीं तो नहीं हो पाएगा अभी। ये इनएक्टिव। अब ये इसमें एक ही, हाँ ये मैंने एग्जांपल ले लिया यहाँ पे। ये किसकी वजह से इनएक्टिव है? एक्सटर्नल कंपनसेशन होगा, इंटरनल होगा? इंटरनल। एक ही मॉलिक्यूल में एक पार्ट की रोटेशन दूसरे पार्ट की रोटेशन को कैंसिल कर रही है ड्यू टू सिमेट्री। दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल कंपनसेशन एंड इज पॉसिबल इन मीजो। समझ गए कि नहीं ये? Yes, sir. तो ये आ गया सही ना कि इंटरनल कंपनसेशन क्या है? इंटरनल कंपनसेशन कैंसिलेशन ऑफ रोटेशन ऑफ वन पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल बाय द अदर। कैंसिलेशन ऑफ रोटेशन ऑफ वन पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, वन पार्ट बोल रहा हूं मैं इधर, वन मॉलिक्यूल नहीं बोल रहा मैं अब, वन पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल बाय द अदर लीडिंग टू ऑप्टिकल इनएक्टिविटी। समझ गया कि नहीं ये? समझ आ गया कि नहीं ये? सर तो और ये क्या होगा? एक्सटर्नल का एग्जांपल होमोमर्स थे। होमोमर्स कहां से एग्जांपल है? एक्सटर्नल का एग्जांपल तो पहले लिया है मैंने अभी, टार्टरिक एसिड, मीजो टार्टरिक एसिड एग्जांपल इंटरनल का है, और रेसी कोई भी रेसीमेट लो वो उसका है। हाँ समझे कि नहीं? ठीक है सर। एक्सटर्नल का। हाँ ओके। तो एनेंशियोमर्स में जैसे अगर मैं बात करूं, एनेंशियोमर्स में मीजोफॉर्म नहीं, ये नहीं बोल सकते, छोड़ो, ये वो डिफरेंस में नहीं आएगा। नेक्स्ट नोट करेंगे, नेक्स्ट नोट कर लेंगे एक बार जल्दी से यहाँ पे नोट कर लेंगे। जैसे एनेंशियोमर्स होते हैं, मैंने तो बताया ना इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, इनकी सेम होती है, मैंने बता दिया ना एनेंशियोमर्स की प्रॉपर्टीज। एनेंशियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या बोला मैंने? एनेंशियोमर्स दे हैव, अगर मैं बात करूं एनेंशियोमर्स की, एक बार जल्दी से सुन लेंगे इसको, ये थ्योरी वाला पार्ट है। एनेंशियोमर्स हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। लिख लिया ये? यस सर लिख लिया था। Enantiomers have same physical properties like boiling point, melting point, freezing point, refractive index। इसलिए हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। पहला पॉइंट ये हो गया। Enantiomers की have same physical properties, वो मैंने डिटेल में बता दिया क्या चीज है। और इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी आइडेंटिकल होती हैं, वो आइडेंटिकल होती हैं एक्सेप्ट रिएक्शन विद ऑप्टिकली एक्टिव एजेंट। ये बताऊंगा क्यों। Enantiomers have identical chemical properties except reaction with optically active reagents. Enantiomers have identical chemical properties except, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम यूज करेंगे, 3-4 बार आ चुका है आईआईटी के अंदर, एक्सेप्ट रिएक्शन विद ऑप्टिकली एक्टिव रेजेंट, एक्सेप्ट रिएक्शन विद ऑप्टिकली एक्टिव रेजेंट। अदरवाइज तो इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं जैसे ऑक्सीडेशन,
रिडक्शन, डिहाइड्रेशन, वो सब सेम होंगी। सिर्फ कहां पे डिफरेंस आ जाएगा, जब ये ऑप्टिकली एक्टिव एजेंट से रिएक्ट करेंगे, तो वो बताऊंगा मैं रेजोल्यूशन के अंदर। तीसरा पॉइंट अगर मैं डायस्टीरियो आइसोमर्स की बात करूं, पहले तो डायस्टीरियो आइसोमर जो है हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे, पता लग गया कि नहीं? है एनेंटियोमर तो अलग अलग एग्जिस्ट कर सकते हैं ना? यस सर। एक आर एनेंटियोमर, एक एस। डायस्टीरियो आइसोमर जो होंगे एग्जिस्ट इन पेयर्स, ये पहली इंपॉर्टेंट लाइन, ये हमेशा पेयर्स में होंगे। दे एग्जिस्ट ऑलवेज इन पेयर्स, दे एग्जिस्ट ऑलवेज इन पेयर्स, ये है इनका। अब इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? डिफरेंट है, different physical properties, so can be separated by fractional distillation, fractional crystallization, है ना? बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, इसलिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। सॉल्युबिलिटी डिफरेंट है, इसलिए फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन से सेपरेट कर सकते हैं, है ना? फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन से एक सॉलिड मिल जाएगा और एक सॉल्युबल मिलेगा, तो सेपरेट हो सकता है। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। और इसके अंदर इनकी ना जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, दे आर सेम, ध्यान देना, दे हैव सेम बट नॉट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब बताता हूं उसका मैं, दे हैव सेम बट नॉट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ये याद रखना है, दे हैव सेम बट नॉट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। मान लो कोई भी दो स्टीरियो आइसोमर्स है, दो डायस्टीरियो आइसोमर्स है, सही ना? कोई भी दो डायस्टीरियो आइसोमर्स है और वो रिएक्ट कर रहे हैं किसी भी रेजेंट के साथ से, मान लिया मैंने एक्स है और एक वाई है, और वो रिएक्ट कर रहे हैं रेजेंट के साथ, कोई भी रेजेंट है से जेड से रिएक्ट कर रहे हैं दोनों, तो ये भी एक डायस्टीरियो आइसोमर है, ये भी एक है, सही ना? और ये रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ? जेड रेजेंट है, इससे रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसमें कंपाउंड प्रोडक्ट मिला पी, इसमें प्रोडक्ट मिला पी। इसमें जो हीट आएगी ना और इसमें जो हीट आएगी वो डिफरेंट होगी, हीट डिफरेंट होगी या एंट्रोपी डिफरेंट होगी। इसलिए हमने क्या बोला, इसके अंदर दे हैव सेम बट नॉट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। सेम प्रोडक्ट मिला लेकिन हीट या एंट्रोपी वो इन दोनों प्रोसेस में क्या होंगी? डिफरेंट होगी। समझ गया कि नहीं? है समझ आ गई बात की नहीं? yes, तो ये याद रखना है, दे हैव सेम बट नॉट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। तो कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? नहीं सर। इसको जरूर पढ़ना ढंग से, तो ज्यादा क्लियर होगा, इस चीज का ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज और देखेंगे, जो इसमें डायस्टीरियो आइसोमरिक पेयर्स कितने बने? इसी कंपाउंड के 3 कंपाउंड थे ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें डायस्टीरियो आइसोमरिक पेयर कितने बने? 2 बने हैं। यस सर। यस सर। 3 में से कितने पेयर बन सकते हैं? देखो 3 थे ना इस कंपाउंड, ये कंपाउंड कितने हैं? 3 के कितने पेयर बन सकते हैं? 2, हर एक से 2 पेयर बन सकते हैं ना, मतलब 3 कंपाउंड है, टोटल पेयर्स कितने बनेंगे? 3C2, ये पता है ना? यस सर। यस सर। 3C2 बने, 3C2, 3 कंपाउंड है, पेयर बनाना है तो 3C2 लिखते हैं हम। अब इसमें से अगर मेरे को निकालना है डायस्टीरियो आइसोमरिक पेयर कितने हैं, डायस्टीरियो आइसोमरिक पेयर कितने हैं, तो माइनस करना पड़ेगा x के यहाँ पे एनेंटियोमरिक पेयर 3C2 माइनस x, समझे कि नहीं? 3C2 माइनस x के एनेंटियोमरिक पेयर, तो आंसर आ जाएगा सर, ये डायस्टीरियो आइसोमरिक पेयर है।